उद्घोष एकेडमिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सीटेट के एग्जाम जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ है क्लास 1 to 5 के लिए, उसका मैं सीडीपी पोर्शन को लेकर आया हूं। और पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभवों से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र है। तो निश्चित रूप से दोनों सही है और व्याख्या भी करता है कि प्रिंट रीड मटेरियल होना ही चाहिए और प्रिंट रीड मटेरियल इफेक्टिव टीचिंग में आपका ये निश्चित रूप से सहायता प्रदान करती है। इसलिए इसका दूसरा विकल्प ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न जो है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम ए टीचर शुड एम्फसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो ये देखिए आपका, ये पहले देखिए, ये आज्ञाकारी श्रवण बिल्कुल नहीं, व्यवहार अनुकूलन बिल्कुल नहीं, निष्क्रिय रूप से प्रतिकृति ये भी नहीं, चिंतनशील सोच इसका सही आंसर होगा और दूसरे का चौथा इसमें सही उत्तर होगा। अब तीसरा प्रश्न है, रमन जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा। यह देखकर रमन के शिक्षक उससे कहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। इस तरह का मौखिकीकरण, इस तरह का आपका मौखिकीकरण मतलब देखिए, सच वर्बलाइजेशन इज लाइकली टू बी। तो यह आपका अनुत्पादक है, बिल्कुल गलत, अनुत्पादक नहीं है, व्यर्थ है, ये भी बिल्कुल एकदम नकारात्मक बात है। सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, ये तीसरा विकल्प इसका एकदम बिल्कुल सही होगा। और चौथा प्रश्न है, एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह छात्रों को योग्यता समूह को बढ़ावा दे, नहीं, विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ने से बचे, ये भी नहीं कि बचे जोड़ने से बचने की बात, एवॉइड की बात कर रहा है, केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को निर्णय लेने से बचे, उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा दे। तो एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह छात्रों को योग्यता समूह को बढ़ावा दे। तो यह आवश्यक है कि वो बिल्कुल नहीं, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ने से बचे, विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ना ही चाहिए, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता है। केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को निर्णय लेने से बचे, केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को निर्णय लेने से बचे, यह आवश्यक है कि उससे यह बचे कि उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा दे। ये आपका उत्तर केवल कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पे छात्रों को निर्णय लेने से बचे, ये अवॉइड करना है आपको कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पे छात्रों का निर्णय जो लेना है उससे बचना चाहिए। ये आपको है, आप विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ना ही चाहिए, छात्रों को योग्यता समूह में बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे, ये उत्तर इसका सही होगा। अब इसके बाद जो एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स इंप्लाइज दैट द स्टूडेंट्स, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माने, बिल्कुल नहीं। पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करें, ये इसका उत्तर सही होगा। तथ्यों और सूचनाओं को रटें, ये बिल्कुल नहीं होगा। सक्रिय रूप से अंक और प्रतियोगिता को प्राथमिकता दे, नहीं, ये इसका उत्तर आपका पांचवें का दूसरा सही। और सब लोग लगाए भी होंगे क्योंकि डिस्ट्रक्टर ये ऐसा बनाया गया है कि इसमें कोई गलत कर ही नहीं सकता है। अब इसके बाद ये which of the following is an example of intrinsic motivation, लेकिन में से कौन सा आंतरिक और प्रेरणा का उदाहरण है। तो देखिए, माता पिता की डांट से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना, माता पिता का डांट
ये निश्चित रूप से एक्सटर्नल की बात की गई है। अच्छा ग्रेड पाने के लिए परीक्षा हेतु अध्ययन करना, ये भी आपका एक्सटर्नल, अच्छा ग्रेड ये मतलब एक्सटर्नल है। पुरस्कार राशि के लिए खेलना, ये भी पुरस्कार राशि क्या एक्सटर्नल है। व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, ये चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अब इसके बाद है read the following statement. Teachers who believe in constructivist pedagogy should provide a lot of materials to the children. Young children depend solely on verbal instructions and lectures for meaningful learning. तो इसमें देखिए क्या है, हिंदी पढ़ लीजिए इसका। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रचनावादी शिक्षा शास्त्र में, रचनावादी मतलब रीड द फॉलोइंग टीचर्स हु बिलीव इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी। रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। ये एक गलत होगा कि ढेर सारी की बात कर रहा है, ढेर सारी सामग्री की बात कर रहा है। छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश और व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। अर्थपूर्ण सीखने के लिए, ये भी गलत है। इस तरीके से आपका ए और आर दोनों गलत होगा, ये उत्तर इसका सही हो सकता है। तो देखिए इसमें ए और आर दोनों गलत है, ये उत्तर इसका सही होगा। ये इसके बाद ये नहीं आता, नीचे भी स्क्रॉल कर। नवा क्वेश्चन है, साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। परफॉर्मेंस एवॉइडेंस गोल, महारत हासिल करने का, प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य का, मास्टरी गो परफॉर्मेंस अप्रोच गोल्स और कार्य में शामिल लक्ष्य का। देखिए साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता, साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है प्रदर्शन परफॉर्मेंस एवॉइडेंस गोल। ये महारत हासिल करने का नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और मास्टरी गोल्स, तो ये हो ही नहीं सकता है। परफॉर्मेंस अप्रोच गोल्स, प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य का, बिल्कुल नहीं। ये आपको परफॉर्मेंस एवॉइडेंस गोल हो सकता है, ये इसका उत्तर सही होगा कि आपको प्रदर्शन नहीं करना क्योंकि कम योग्यता है, इसलिए इसमें प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। अब इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्न से कौन सा प्रभावी तरीका है। छात्रों को चुनने के लिए पूर्वनिर्धारित उत्तरों का एक प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। आपको आलोचनात्मक सोच है, देखिए क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है। छात्रों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये क्रिटिकल थिंकिंग का ये उत्तर इसमें इसका सही होगा। अब 11th में है कि कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती है जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या अनुवांशिकता के कारण कितनी है और पोषण के पर्यावरण के कारण कितनी है, ये जटिल मुद्दा है। तो ये इसमें आपका देखिए ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी करता है, ये बिल्कुल एकदम सही है क्योंकि ये विशेषताएं जो आपका नेचर एंड नर्चर की बात इसमें की गई है, प्रकृति और पोषण की बात की गई है। कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं जिनके माता पिता से मिलती हैं और जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। यह पता लगा कोई विशेषता वंशानुक्रम या अनुवांशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के एक जटिल मुद्दा है। तो ये आपका बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। अब ये 12th क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। तो विकास, इसमें देखिए पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, ये सही है एकदम।
बच्चों में विकास का बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है नहीं, बिल्कुल विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। ये इसका बिल्कुल सही है, आसान सा प्रश्न है। अब इसके बाद the ability to comprehend and speak depends on the physical development of the mouth and brain. समझने और बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करते, बिल्कुल सही है। संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है, तो शारीरिक विकास से संवेगात्मक विकास। अब समझने और बोलने की क्षमता, समझने और बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर भी निर्भर करती है निश्चित रूप से। और इसमें ए और आर देखिए, समझने और बोलने की क्षमता मुंह, बोलने की, समझना मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करता है, तो ये शारीरिक विकास की बात किया है। और संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित होता है। संवेगात्मक विकास आपका इमोशनल, आपका कॉग्निटिव, तो ए और आर, यह आर तो गलत है कि संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित नहीं, ये आपका कहीं ना कहीं मेंटल इमोशन से आपका मतलब होता है। और यह जो है आपका ये और आर दोनों समझने और बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करता है, तो ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ए और आर दोनों गलत हो सकता है इसमें। ये उत्तर देखिए अब आयोग क्या देता है, लेकिन ये और आर दोनों गलत है, क्योंकि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दोनों की बात किया है। अब इसके बाद है 14, अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य का बोल सकते हैं 5 साल की अवस्था में। ये एकदम बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई नहीं है। 5 साल की अवस्था में ही 5 से 6 सुसंगत वाक्य बोल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा की ओर विकसित होती है। ये ध्यान दीजिए कि लेव वाइगॉत्स्की ने सबसे पहले आपका जो स्पीच की बात उन्होंने किया है, एक होता है आपका देखिए सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक, फिर उसको बाद साइलेंस स्पीच, इस तरीके का साइलेंस स्पीच। तो इसमें आप देखिए मौखिकीकरण से आंतरिक वाक्य, जो साइलेंस स्पीच को इसी को इनर स्पीच कहते हैं। तो पहले बात इनर स्पीच, पहले दूसरों से बात करते हैं बच्चे, तो उनको कहते हैं आपका सोशल स्पीच, सोशल स्पीच। तो ये आपका क्रम है लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार, सोशल स्पीच से सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक से साइलेंस, या इसको इनर स्पीच कहा जाता है, और इसको प्राइवेट स्पीच भी कहा जाता है। तो लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा मौखिकीकरण से आंतरिक वाक्य जो बढ़ती है, आंतरिक वाक्य से बाहरी वाक्य गलत, निजी वाक्य से आत्मकेंद्रित वाक्य। देखिए आत्मकेंद्रित वाक्य ये जीन पियाजे ने दिया है, ईगोसेंट्रिक, ये जीन पियाजे ने दिया है। निजी वाक्य जो आपका प्राइवेट स्पीच है, मूक वाक्य से मौखिकीकरण, ये गलत है। आपका पहला इसमें बिल्कुल सही होगा, मौखिकीकरण से आंतरिक वाक्य। अब 16वां प्रश्न है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है? तो जन्म से लेकर वयस्कता तक निरंतर तरीके से, निरंतर तो इन्होंने कंटिन्यूअस आपका लेव वाइगॉत्स्की ने कहा है, ये लेव वाइगॉत्स्की ने किया है। लेव वाइगॉत्स्की ये किए हैं 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है, और इस तरीके से इन्होंने स्टेजेस बताया है, और वही स्टेजेस इन्होंने उत्तर दिया है, इसलिए आपका दूसरा इसमें बिल्कुल सही होगा। अब ये रामा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं, संवेदी नहीं, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका उत्तर होगा, क्योंकि इसमें जो है रीजनिंग आपका लॉजिक का नहीं होता है, ये लॉजिक के साथ इसका रीजनिंग नहीं दिया जाता है, और वही बात इसमें है, इसलिए यह होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका उत्तर होगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपने जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं, यह आप जेंडर टाइपिंग लगा लीजिए और देखिए आयोग इसका क्या उत्तर आता है, लेकिन जेंडर टाइपिंग इसमें सही होगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे अपने जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं, वह जेंडर टाइपिंग कहलाता है।
अब 19 क्वेश्चन है, इसमें कौन सा आपका दृश्य ले वाइगास्की के आलंबन, आलंबन का मतलब होता है इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग, और इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जहां बच्चों को सहायता देना है वहां आपको सहायता देना चाहिए, इसके फोल्डिंग। और वही देखिए इसी में केवल सहायता देखिए क्या है विकल्प में, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे निर्धारित समयावधि में स्वयं ही समस्याओं का समाधान करें। ये कहीं ना कहीं इसमें सहायता की बात नहीं की जा रही है। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल हुई समस्या, ये है इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग ये देखिए, उन्होंने पूरा सोल्यूशन को सोल्यूशन में आधी हद की हुई मतलब हाफ सॉल्यूशन बताकर उसको कंप्लीट करने के लिए कहा, यानी इसको इसके फील्डिंग और यही सही होगा, दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। तीसरा भी पढ़ लीजिए, शिक्षिका ने विद्यार्थियों को आपस में किस प्रकार के सहयोग और संवाद करने से सख्त रूप में पाबंदी लगाई, ये ऐसी बातें नहीं है। एक शिक्षिका ने श्याम पर उत्तर लिख दिया और कहा साथियों में निश्चित रूप से, तो इस तरीके से इसमें आपका जो डिस्ट्रक्टर भी ऐसा बनाया गया है कि कोई भी उत्तर प्रश्न को गलत कर ही नहीं सकता है, और इसका दूसरा विकल्प सही होगा। अब इसके जो 20वां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है, जो किस पर जोर देता है, प्रतियोगिता एवं व्यक्तिगत उपलब्धि, बिल्कुल नहीं। देखिए प्रतियोगिता एवं व्यक्तिगत उपलब्धि पर ये जोर नहीं देता है, ये जो देता है एकदम छात्र केंद्रित और सक्रिय भागीदारी, ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम की एकदम विशेषता है। रटकर याद करना, रोट लर्निंग पर ध्यान दें, वो नहीं देता है, बल नहीं देता है। और मानकीकृत परीक्षण और सख्त पाठ्याचार्य निर्देश बिल्कुल नहीं, इसलिए इसका उत्तर आपका सेकंड होगा, 20 का दूसरा। अब इसके बाद 21, बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने कि क्या वे अच्छे बुरे हैं, यह समझने की प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे का नैतिक विकास निरंतर होता है, न कि असतत। तो इसमें देखिए बच्चे किसी कार्य के परिणाम से निर्धारित करने से क्या अच्छे हैं बुरे समझने की प्रगति करते हैं, यह नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। ये कोहलबर्ग के सिद्धांत का बात कर रहा है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, न कि असत। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या इसमें नहीं करता है, ये इसका उत्तर ये होगा। अब देखिए इसमें व्याख्या नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू ले वाइगास्की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गाइडेड बाय, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है, तो इसमें देखिए पर्यावरण द्वारा, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्गठन बिल्कुल गलत, निजी वाक्य के रूप में भाषा के द्वारा, ये बात उन्होंने किया है। और आगे भी विकल्प हम पढ़ते हैं, देखिए अवधान और ध्यान केंद्रित की प्रत्यावर्तन नहीं, और समायोजन और समावेशन ये जीन पियाजे ने दिया था, एक्मोडेशन और एडाप्टेशन, ये जीन पियाजे ने इसको दिया है, एक्मोडेशन और आपका ये एक्मोडेशन और एडाप्टेशन। हाँ, एसिमिलेशन ये आत्मसातीकरण होता है, एसिमिलेशन, एक्मोडेशन और एडाप्टेशन। देखिए यह एक्मोडेशन है, यह समायोजन एडाप्टेशन है, और एसिमिलेशन माने आत्मसातीकरण। तो ये जीन पियाजे ने दिया है। और निजी वाक्य के रूप में भाषा उन्होंने बताया था कि पहले बच्चे जो है सोशल टॉक करते हैं, बाहर से बात करते हैं, बाहरी लोगों से बात करते हैं बोल बोल के, फिर आपका सेल्फ टॉक करते हैं, सेल्फ टॉक इस तरीके से, अभी क्वेश्चन और आया था। और सेल्फ टॉक के बाद आपका प्राइवेट स्पीच, इसमें चेंज हो जाता है अपने से बात करके, प्राइवेट अपने से बात नहीं, साइलेंट स्पीच, प्राइवेट स्पीच को सेल्फ टॉक और प्राइवेट स्पीच दोनों एक है। और अंत में हो जाता है साइलेंस स्पीच, और जिसको हम इनर स्पीच भी कहते हैं, इस तरीके से लेव वाइगास्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो बात की है, इस तरीके से होता है कि पहले सोशल टॉक, उसके बाद सेल्फ टॉक या प्राइवेट स्पीच, और फिर अंत में साइलेंस स्पीच और इनर स्पीच। तो ये आपका निजी वाक्य के रूप में भाषा, ये बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरे के मनोभाव भावनाओं को देखने, व्यक्त करने के, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है, तो ये प्रतीकवादी होगा नहीं, तार्किक होगा नहीं, अंतर्वैयक्तिक,
ये निश्चित रूप से दूसरों के मनोभाव और व्यक्ति भावनाओं को, ये आसान सा प्रश्न है, अंतर व्यक्ति किसका उत्तर होगा। अब इसके बाद एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है, ये अपेक्षाएं किससे आती हैं, ये पहला आपका परिवार ही, आपका सोशल इंस्टीट्यूशन पहला क्या होता है, परिवार होता है। और वहीं से लड़का या लड़की होने का मतलब क्या है, ये अपेक्षाएं आती हैं। इसके बाद है, देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। दो प्रकार के असेसमेंट आपको एफए और एसए ये बताया गया है। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, ये अगर ग्रेडिंग मानी ग्रेड रैंक, इससे होता है ग्रेड रैंक और दूसरे क्लास में प्रमोट किया जाता है, या सत्र के अंत में या बीच में, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम, ये आपका होता है जो समेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन इसमें रचनात्मक पूछा है और ये दिया है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो रचनात्मक मूल्यांकन, या इसको योगात्मक कहते हैं, फॉर्मेटिव को रचनात्मक कहते हैं। अब रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच आपको बीच में ही अपने को टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टेस्ट लिया जाता है कि इसमें हम कहाँ सुधार करना है, उसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आप देखिए, इसमें वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक साधनों पर ध्यान देना। अच्छा, विकल्प ही ऐसा बनाया, शिक्षार्थियों को सापेक्ष पद और श्रेणियां प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। वर्ष के अंत में परीक्षा और परीक्षा, ये सब समेटिव असेसमेंट है, ऐसे है। शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण, ये आपका ये होगा, क्योंकि ये दूसरे रूप में लैंग्वेज में, ये आपका चौथा विकल्प ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का होगा कि शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया टू द लर्नर्स के क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट, इसका चौथा सही होगा, 24/5 का फोर्थ विकल्प सही होगा। और ये तो डिस्ग्राफिया, ये तो ये लिखने में अगर दोष होता है तो डिस्ग्राफिया आपको कहते हैं। लेकिन यहाँ अधिगमात्मक अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, अच्छा, और तंत्रिकीय विकार, और आपका ये व्यक्तित्व विकार, शारीरिक अपंगता। तो लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्ग्राफिया में बच्चे लिखने में उनको दिक्कत होती है, ये निश्चित रूप से आपका अधिगम में नहीं बल्कि आपका लिखने में उनके तंत्रिकीय विकार हो सकता है। इसमें इस तरीके का लिखने में ये होता है। अब अधिगमात्मक अक्षमता, व्यक्तित्व विकार, शारीरिक अपंगता, ये अलग चीज है, तंत्रिकीय विकार इससे संबंधित हो सकता है डिस्ग्राफिया में। और डिस्ग्राफिया किसमें आता है, लिखने में जब दोष होता है तो उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। अब इसके बाद, एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। संज्ञानात्मक, देखिए, जरूरत इनका संज्ञानात्मक और भावनात्मक, बिल्कुल एकदम ये आपका सही है। तीसरा इसमें सही होगा कि किसी भी टीचर को अपने गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए आपको संज्ञानात्मक और भावनात्मक नीड्स की को ध्यान देना चाहिए एक टीचर के लिए। अब इसके बाद, क्वेश्चन है, which of the following are example of pedagogical approaches to teach student with learning disability, यानी सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए में से कौन से शैक्षिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं। तो ये होगा, बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग तो ये होना ही चाहिए, सीखने के मानकीकृत लक्ष्य, लचीला और अनुक्रमिक निर्देश होना चाहिए, कार्यों को छोटे छोटे भागों में। तो ये दूसरा को हटाकर आप फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जिसमें हो, देखिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये चौथा विकल्प इसमें सही होगा। चौथा, ये चौथा सही होगा इसमें। ये आपका 28वां क्वेश्चन है। और 29 देखिए क्वेश्चन, तो which of the following statement about autism, ये ऑटिज्म को स्वालीन क्रम विकार के बारे में किसमें से कौन सा कथन सही है। स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे हर दिन नई उत्तेजनाओं के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित करते हैं। स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों में उत्कृष्ट संचार कौशल होता है, लेकिन याददाश्त बहुत कमजोर होता है। संवेदी एकीकरण और विनियमन स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। ये आपका
विकल्प इसमें मदद कर विनियमन। देखिए इसमें है सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन, हेल्प चिल्ड्रेन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये तीसरा इसमें सही होगा, संवेदी एकीकरण और विनियमन। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का ये है कि समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम समान शिक्षा शास्त्र का पालन करें, विविधता को प्रभावी शिक्षण में बाधा के रूप में देखें, अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों को लगातार जांच करता रहे और अपने विशेष बच्चों की जरूरतमंद और दूसरों पर निर्भर समझे। ये नहीं होगा आपका। देखिए ये आपका समावेशी शिक्षा में पढ़ाते समय महत्वपूर्ण है कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षा शास्त्र का अंतर विविधता को प्रभावी शिक्षा में बाधा के रूप में देखे, अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों को लगातार जांच करता रहे। महत्वपूर्ण है कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों के समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षा शास्त्र। देखिए इसमें फर्स्ट में और थर्ड में है, तो आप फर्स्ट इसको लगाइए, ये समान पाठ्यक्रम समान शिक्षा शास्त्र का पालन करे। ये समावेशी शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण है कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों के समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षा शास्त्र, ये पहला विकल्प इसमें